थर्मोकपल उपकरण खाली स्थान पर काम करता है। किस पर काम करता है? रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर या प्रकाशीय प्रभाव पर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में पूछा गया एक थर्मोकपल होता है या थर्मोकपल जो उपकरण होता है वो किस प्रभाव पर काम करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के ऊपर हमेशा कार्य करता है। ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाले प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर जो कि 1500 आरपीएम पर चल रही है। तो पोलों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी या 4 होगी या 12 होगी या 8 होगी? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को सूत्र बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है NS बराबर में 120 F बटा में P। तो इसमें रख दीजिए NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड कितनी दे रखी है? 1500। या देखिए यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड, और 3 फेज है 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे 120 बराबर में 120 गुना में हर्ट्ज 50 बटा में P आ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप करके देख लेना, समझे आगे होगा आप सीखो। यानी 120 को पहले 50 से गुना किया, 6000 आ गया, 6000 में 1500 को भाग दिया, 4 आ गया, यानी 4 पोल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। टाइप कर दीजिए जिसको भी जैसा भी आता है। बात आती है दोस्तों अब सीसा एसिड बैटरी यानी सीसा संचायक बैटरी या लेड एसिड बैटरी होती है। उसमें निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अमोनियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का या तनु जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको पता भी होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं जिसको, उसका हमेशा उपयोग किया जाता है। समझिए आगे होगा आप सभी को। यानी इसके अंदर जो पानी और अम्ल का अनुपात रखा जाता है वो रखा जाता है 3:1। ये भी नोट कर लेना साथ में। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? 2.0 मीटर, 2.75 मीटर, 1.5 मीटर या 1.0 मीटर। टाइप कर दीजिए जिसको भी जैसा भी पता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2.75 मीटर होनी चाहिए। हमेशा BIS मानक के अनुसार जो फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? 2.75 मीटर। तो फर्श से जो वितरक बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई हमेशा 1.5 मीटर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर दक्षता क्या होगी? 0 होगी या 1/4 होगी या अधिकतम होगी या आधी होगी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टाइप कर दीजिए जिसको भी पता है। जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अधिकतम होती है हमेशा। ये आपको नोट करना है। यानी जब ट्रांसफार्मर में लोहे क्षय जिसको हम कोर लॉस बोलते हैं तथा जो तांबे की क्षय होती है यानी कॉपर लॉस, तो किसके बराबर होता है? यानी कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो अधिकतम होती है। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। अब बात आती है ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है? V बराबर में I/R के, या V बराबर में I + -R के, E बराबर में I × R के, या V बराबर में I - R के। कई बार क्या होता है जो ज़्यादा आसान क्वेश्चंस होते हैं उनमें ही हम मार खा जाते हैं क्योंकि उनमें हमें डाउट रह जाता है कुछ ना कुछ। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी V बराबर में I × R, यानी
आप सभी को पता होगा VIR इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाया जाता है जिसे हम तीनों को निकाल सकते हैं, यानी तीनों के सूत्र बना सकते हैं। V का बनाना है तो बराबर में I गुणा में R हो जाएगा, I का बनाना है तो बराबर में V बटा में R हो जाएगा, R का बनाना है तो V बटा में I हो जाएगा। समझे आगे होगा आप सभी को, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों, आमतौर पर एक फेज वाली मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। डायमंड टाइप का, चेन टाइप का, बास्केट टाइप का या कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है उसका उपयोग किया जाता है। ये फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। जो टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम्स होते हैं, यानी जैसे मान लो हरियाणा लाइनमैन का है या राजस्थान के अंदर टेक्निकल हेल्पर की आती है या UPPC की वैकेंसी आती है, तो उनमें इस टाइप के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो वाइंडिंग से रिलेटेड होते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। ये आपको ध्यान रखना है, यानी आमतौर पर एक फेज वाली जो मोटर होती है उनमें कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, जिसको सकेंद्रित वाइंडिंग बोलते हैं, यानी वो की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ACSR। ACSR की फुल फॉर्म क्या होती है, ये तो सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ACSR की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी एल्यूमिनियम के चालक होते हैं, बीच में एक स्टील की वायर डाल दी जाती है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है DC जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ओम के नियम पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रणाली के नियम पर, या लेंज के नियम पर, या न्यूटन के नियम पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन भी है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। DC जनरेटर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा B, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी जो DC जनरेटर होता है वो किसके सिद्धांत पे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए या घुमाया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो, या जो चुंबकीय बल रेखाएं वो आपस में कटती हो, तो उस चालक में EMF या विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है पावर फैक्टर का अधिकतम मान है। शक्ति कारक का अधिकतम मान इकाई से अधिक या शून्य या इकाई से कम। टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है, जिसको जैसा भी आता है टाइप कर दीजिए। तो जो पावर फैक्टर होता है उसका अधिकतम मान कितना हो सकता है दोस्तों, यानी किसी भी चीज़ का पावर फैक्टर अधिकतम मान पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा A, यानी इकाई हो सकता है, इकाई से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझिए आगे होगा आप सभी को, यानी इकाई मतलब 1। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, इसका होता है cos फाई बराबर में R बटा में Z एक नियतांक होता है हमेशा, यानी किसी भी परिपथ में लाइन धारा तथा लाइन वोल्टेज के जो मध्य बना हुआ कोण होता है वो कोसाइन को शक्ति गुणांक अथवा पावर फैक्टर कहते हैं। यानी इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, cos फाई से प्रदर्शित किया जाता है हमेशा। और शक्ति गुणांक यानी जो पावर फैक्टर होता है उसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, यानी 0 से इकाई के बीच। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों डोमेस्टिक AC आपूर्ति में RMS मान 0.637 होता है, 0.888 होता है, 0.101 होता है या 0.707 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। डोमेस्टिक AC आपूर्ति में RMS मान क्या रखा जाता है या क्या होता है। तो दोस्तों सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा D, हमेशा 0.707 होता है, ये नोट कर लेना। यानी डोमेस्टिक किसको बोलते हैं, जो घरेलू होती है उसको। घरेलू AC आपूर्ति में RMS का मान किसी विद्युतीय राशि के अधिकतम मान तथा √2 के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यानी IRMS बराबर में I मैक्सिमम मान कितना, मैक्सिमम मान कितना है वो यहाँ पे लिखा जाता है और बटा में लिख दिया जाता है √2, जिससे कि
पूरा भाग देते हैं तो इसका मतलब इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.707। समझिए आगे होगा आपसे को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा। अब बात आती है वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं, 10 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग किस लिए होती है, लो वोल्ट हाई करंट, ये हाई वोल्ट लो करंट यानी उल्टा होता है। समझें आगे होगा उसी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वेव वाइंडिंग हमेशा 2 होती है। कितने समांतर पथ होते हैं, 2। वेव वाइंडिंग में ए बराबर में 2। और यहाँ पे एक बात और नोट करनी है आपको, जो वेव वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, यानी लैप वाइंडिंग का जो प्रयोग है वो तो अधिकतम धारा तथा कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वेव वाइंडिंग का प्रयोग कम धारा और अधिकतम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा। अब बात आती है 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट यानी खालिस्तान कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती है। किस में नहीं होती है, समांतर में, श्रृंखला में, डेल्टा में या स्टार में। तो श्रृंखला को यहाँ पे सीरीज बोला गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती है। किस में उपलब्ध नहीं होती है ये, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये हमेशा स्टार में होती है, डेल्टा में नहीं होती। यानी सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यानी जो डेल्टा होता है वो इस प्रकार से होता है जिससे न्यूट्रल नहीं निकाला जाता, और जो स्टार होता है उसमें हमेशा बीच से यानी तीनों का जो संयोजन होता है वहाँ से न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एमएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटो मोटर फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स या मैग्नेट मूविंग फोर्स या मैग्नेटो मूविंग फोर्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा ये तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। जिस प्रकार से ईएमएफ होता है विद्युतीय परिवर्तन में, उसी प्रकार से जो चुंबकीय परिवर्तन होते हैं उनमें एमएमएफ होता है। मैग्नेटो मोटिव फोर्स उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यानी इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न, जिसको AT से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा। अब बात आती है जब एक सीसा अम्ल बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित हो जाता है, यानी कौन सा दोष पैदा होता है, सल्फेशन, क्षरण, अवसादन या बकलिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी सल्फेशन, कोरोजन, सेडिमेंटेशन या बकलिंग। यानी चारों के ऑप्शन इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसको भी हिंदी वाले समझ में नहीं आ रहे हैं देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि पता नहीं चल पाते हिंदी में। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बहुत ज़्यादा करंट है यानी उच्च करंट से हम उसको आवेशित निरावेशित कर रहे हैं, उससे क्या होता है बकलिंग दोष पैदा हो जाता है। तो बकलिंग दोष क्या होता है दोस्तों, यानी लेड एसिड सेल को अधिक विद्युत धारा पर आवेशित अथवा विसर्जित करने पर उसकी प्लेटों के एंड जाने, यानी प्लेटें होती है वो नीचे से मुड़ने लग जाती है, यानी टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होने के कारण क्या होता है, एक दूसरी प्लेटें आपस में शॉर्ट होने लग जाती है, जिससे कि बैटरी खराब हो जाती है। और इसे निवारण के क्या उपयोग होते हैं, यानी लेड एसिड सेल को 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर आवेशित करना और 20 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर विसर्जित नहीं होने देना चाहिए। यानी 20 एम्पियर से अधिक उसकी आउटपुट नहीं होनी चाहिए। यानी ये आप कंट्रोल में रखोगे तो इसका मतलब उसमें बकलिंग दोष पैदा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। समझे आगे होगा आपसे को। और जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें प्रति सेल ईएमएफ कितना होता है, 2 वोल्ट होता है हमेशा, ये भी नोट कर लेना। और जो धनात्मक प्लेट होती है वो PbO2 की बनी होती है, यानी लेड पर ऑक्साइड की। और जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो स्पंजी लेड की बनी होती है, Pb की। समझे आगे होगा आपसे को। और इसमें जो घोल डाला जाता है वो होता है H2SO4 तनुसल्फ्यूरिक अम्ल। एक क्वेश्चन में पूछा भी गया था शायद ऊपर इसी टेस्ट में। समझिए आगे होगा आपसे को।